हेलो दोस्तों, आज जानेंगे इस पूरी घटना का सच। दोपहर में जब राजा रघुवंशी ने अपनी बारात लेकर सोनम के दरवाजे पर कदम रखा, तो कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक साजिश की शुरुआत थी। 11 मई 2025 का वह दिन रघुवंशी परिवार के लिए बहुत खास था। राजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ा लिखा और सभ्य युवक, जो अपनी सरकारी नौकरी और आत्मविश्वास के कारण पूरे मोहल्ले में जाना जाता था। उसकी उम्र 29 थी और उसकी शादी सोनम नाम की 25 वर्षीय युवती से तय हुई थी, जो पढ़ी लिखी, सुशील और शांत स्वभाव की लगती थी। दोनों परिवारों ने रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किया। किसी को कोई शक नहीं था। सारी रस्में हंसी खुशी पूरी हुईं, जयमाल से लेकर विदाई तक, और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। शादी के अगले ही दिन दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, मुस्कुराने लगे, मानो जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन अगर कोई गौर करता, तो पाता कि सोनम के चेहरे की मुस्कान थोड़ी टेढ़ी थी। उसी मुस्कान की तरह सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया था, मैं पैक किया था उसी तरह। उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी बेचैनी दिखती थी, जो शायद किसी को नजर नहीं आई। राजा तो जैसे सब कुछ भूलकर अपने नए जीवन में खो गया था। उसने अपने परिवार से कहा कि हनीमून की योजना है और वह कहीं अच्छी जगह जाना चाहता है। पहले तो कश्मीर का प्लान बना, लेकिन बाद में सोनम ने शिलोंग का नाम लिया। कहा कि वो मेघालय की वादियों को देखना चाहती है। वहां डबल डेकर ब्रिज है, वाटरफॉल्स हैं और बहुत सुकून मिलता है। राजा मान गया, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। 20 मई को दोनों इंदौर से रवाना हुए और गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। रास्ते में सब कुछ सामान्य था। एयरपोर्ट पर दोनों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुईं। सोनम ने सोशल मीडिया पर स्टोरी भी लगाई, पहाड़ बुला रहे हैं। लेकिन उस स्टोरी के पीछे क्या था, यह कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट में जस्टिस फॉर राजा अवश्य लिखें, ताकि राजा को इंसाफ मिल सके। और दोनों ने नोनग्रियाट गांव की ओर रुख किया, जहां उन्होंने एक होम स्टे बुक किया था। गाइड ने बताया कि दोनों सुबह जल्दी उठे थे और स्कूटी किराए पर ली थी। दोपहर तक वे डबल डेकर ब्रिज देख आए, फिर वाटरफॉल्स की ओर निकले। कई बार सोनम को मोबाइल पर व्यस्त देखा गया, वो कॉल पर थी, और अक्सर राजा चुपचाप उसके पीछे बैठा होता था। एक कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों को देखा गया। सोनम मोबाइल पर बात कर रही थी और राजा उसके पास खड़ा था। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और जब बाद में पुलिस ने उस फुटेज को गौर से देखा, तो पाया कि सोनम कई बार लोकेशन ट्रैकिंग वाले एप्स खोल रही थी। शाम होते होते दोनों स्कूटी से वीसाडोंग की तरफ गए। यह इलाका थोड़ा सुनसान था। टूरिस्ट कम ही आते थे, क्योंकि वहां का रास्ता खतरनाक था। स्थानीय गाइड ने उन्हें सावधानी से जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने कहा कि वह एडवेंचर की शौकीन है। 22 मई की रात राजा के परिवार को आखिरी बार उसका कॉल आया था। सब ठीक है माँ, हम कल वापस निकलेंगे। इसके बाद राजा का फोन कभी ऑन नहीं हुआ। 23 मई की सुबह से जब संपर्क टूट गया, तो परिवार को चिंता होने लगी। कॉल्स करते रहे, सोनम का फोन भी स्विच्ड ऑफ मिलने लगा। दोपहर तक राजा की मां ने सोनम के परिवार से संपर्क किया। उन्होंने भी कहा कि उनसे भी कोई बात नहीं हो रही। मामला धीरे धीरे गंभीर होने लगा। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और 24 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन वह इलाका इतना दुर्गम था कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगानी पड़ी। ड्रोन से भी खोज की गई, जंगलों में सर्च ऑन ऑपरेशन चला, लेकिन कोई पता नहीं चला। इस बीच सोशल मीडिया पर राजा की गुमशुदगी की खबर फैल गई। वेयर इज राजा ट्रेंड करने लगा। लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उम्मीदें कमजोर होने लगीं। 2 जून की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक शव वीसाडोंग वाटरफॉल के पास खाई में पड़ा है। एसडीआरएफ ने उसे बाहर निकाला। हालत खराब थी, शरीर फूल चुका था, लेकिन हाथ पर बने टैटू और पहनी हुई स्मार्ट वॉच से पहचान की गई। ये राजा रघुवंशी था। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा राजा ऐसा नहीं जा सकता, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उमा रघुवंशी बार बार यही दोहराती रहीं। पोस्टमार्टम में जो सामने आया, उसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। राजा के सिर पर 2 गहरे घाव थे, जो किसी धारदार हथियार से मारे गए थे।
यह कोई हादसा नहीं था, यह सीधी हत्या थी। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक एक परत खोलता गया। जून की सुबह सूरज तो हर रोज की तरह निकला था, लेकिन इंदौर के एक घर में अंधेरा स्थायी हो गया था। राजा रघुवंशी का शव शिलोंग से 800 मीटर गहरी खाई से बरामद हुआ था। खबर जैसे ही राजा के परिवार तक पहुंची, घर में चीखें गूंज उठीं। उसकी मां उमा बेहोश हो गई। पिता की आंखें जैसे सुन्न हो गई थीं। छोटा भाई दीवार को पीटते हुए बार बार बस यही चिल्ला रहा था, भाई को मार दिया, सोनम ने मार दिया। और यह नाम, सोनम, अब सिर्फ एक बहू का नहीं, एक शक का नाम बन चुका था। शव की पहचान की पुष्टि होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें सबसे बड़ा खुलासा यह था कि राजा की मौत खाई में गिरने से नहीं, बल्कि उसके पहले सिर पर किए गए हमले से हुई थी। सिर पर पीछे की ओर 2 गहरे घाव थे, एक हथियार से वार किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार ये चोटें ऐसी थीं जो तुरंत मौत का कारण बन सकती थीं, या फिर कुछ मिनटों के अंदर व्यक्ति अचेत हो सकता था। शरीर की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या लगभग 22 मई की रात या 23 की सुबह की गई होगी, और इसके बाद शव को विसाड़ोंग वाटरफॉल की उस खाई में फेंका गया जहां कोई आम आदमी आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। यह इलाका टूरिस्ट मैप पर नहीं था, यहाँ के लिए कोई गाइड नहीं आता, और यहाँ तक पहुंचने के लिए घने जंगल और कच्चे रास्तों से होकर जाना होता था। अब सवाल था, कौन ले गया राजा को उस जगह तक? किसने मारा? पुलिस ने सबसे पहला कदम उठाया, सोनम से संपर्क करने का। लेकिन सोनम का मोबाइल लगातार बंद था। राजा की मौत की पुष्टि होते ही पुलिस ने सोनम के परिवार को संपर्क किया, लेकिन वहां से सिर्फ एक ही जवाब आया, वो भी लापता है, उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन यह जवाब अधूरा था, क्योंकि 2 जून की रात को ही पुलिस को जानकारी मिली कि सोनम 25 मई को ही गुवाहाटी एयरपोर्ट पर देखी गई थी, जहां से उसने दिल्ली के लिए फ्लाइट ली थी। फिर सीसीटीवी से पता चला कि दिल्ली पहुंचते ही वो सीधा इंदौर के लिए रवाना हो गई थी। 3 जून को पुलिस इंदौर पहुंची और सोनम के मायके के पते पर पहुंचकर वहां उसे तलाशा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। एक महिला ने कहा, बिटिया तो 2 दिन पहले आई थी, लेकिन फिर गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि 1 जून को रात 8 बजे के करीब सोनम अपने घर पहुंची थी, और फिर 2 जून की दोपहर 3 बजे एक ऑटो में कहीं निकली थी। इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने सोनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग शुरू की। यह वही नंबर था जिसे शिलोंग ट्रिप के दौरान यूज किया गया था। पता चला कि 22 मई की शाम 5:42 पर सोनम ने एक कॉल किया था। नंबर अज्ञात था, लेकिन अब वह पुलिस के रडार पर था। यह वही कॉल थी जिसने इस केस की परतें खोलनी शुरू की। 3 जून को जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, तो वह गुवाहाटी के एक लोकल युवक अशफाकुल रहमान के नाम पर निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो कहा, उसने मामले को पूरी तरह पलट दिया। अशफाक ने बताया कि वो एक ड्राइवर है और शिलोंग के पास टूरिस्टों को गाइड करने का काम करता है। सोनम से उसकी पहचान पहले से थी, सोशल मीडिया पर। दोनों के बीच बातचीत पिछले 6 महीनों से हो रही थी। जब पुलिस ने चैट रिकॉर्ड्स निकाले, तो उसमें जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। सोनम और अशफाक के बीच 30 से ज्यादा वीडियो कॉल्स, करीब 600 टेक्स्ट चैट्स और कई ऑडियो कॉल्स थे। सोनम ने उसमें कई बार लिखा था, मुझे राजा से छुटकारा चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। और अशफाक जवाब देता, तुम बस वाटरफॉल तक लेकर आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब यह एक रोमांटिक मर्डर केस बन चुका था। पुलिस को अब सोनम की तलाश थी। इंदौर में उसके मायके से लेकर हर रिश्तेदार के घर पर रेड पड़ी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 4 जून को पुलिस ने सोनम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और लुकआउट नोटिस जारी किया। अब वह देश भर में वांछित थी। 5 जून को इंदौर की सड़कों पर राजा की तस्वीरें लेकर लोग निकल पड़े। हमारे राजा को न्याय दो, सोनम को गिरफ्तार करो, कातिल बहू को फांसी दो।
सोशल मीडिया पर हाँ जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड करने लगा और यह मामला अब राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बन गया। एबीपी, आज तक, एनडीटीवी, जी न्यूज, हर चैनल पर यह कहानी हेडलाइन बनी। शादी के 11 दिन बाद दूल्हे की हत्या, बहू और प्रेमी की साजिश। राजा के माता पिता टीवी कैमरे के सामने सिर्फ यही कहते रहे, हमने एक बहू दी थी, बहू ने बेटा छीन लिया। क्या यही प्यार होता है? और फिर 6 जून की रात वह सूचना मिली जिसने सबको चौंका दिया। सोनम को भोपाल के एक होटल में देखा गया था। उसने नकली नाम से कमरा बुक किया था, लेकिन चेहरे से पहचान ली गई। होटल स्टाफ ने पुलिस को खबर दी और रात 2 बजे पुलिस ने होटल पर रेड डाली। सोनम कमरे के बाथरूम में बंद थी, दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खोल रही थी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वह बाथटब में बैठी थी, आंखें लाल और चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जब उससे पूछा गया, राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब था, क्योंकि मुझे जीना था। यह वही वाक्य था जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। 7 जून की सुबह इंदौर पुलिस लाइन के एक कमरे में, जहां सोनम को हिरासत में रखा गया था, एक सन्नाटा पसरा था। उसके चेहरे पर कोई पछतावे की छाया नहीं थी, आंखों में डर नहीं था और उसकी चुप्पी जैसे एक चुनौती बन चुकी थी। जब महिला इंस्पेक्टर कविता राजपूत ने उससे पूछताछ शुरू की, तो शुरू में वह सिर्फ एक ही बात कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे सवालों का दबाव बढ़ा, जैसे ही उसे बताया गया कि अशफाक हिरासत में है और उसने सब कबूल कर लिया है, तो उसकी आंखों में पहली बार हलचल हुई। कुछ सेकंड के लिए उसने सिर झुकाया और फिर अचानक बोल पड़ी, अगर मैंने चुपचाप वो सब सह लिया होता तो मैं भी मर जाती। कविता राजपूत ने धीरे से पूछा, राजा ने तुम्हें मारा था? सोनम ने कहा, नहीं, वो मुझे नहीं मारता था, लेकिन वो मुझे जीने नहीं देता था। यह बयान पुलिस रिकॉर्डर पर दर्ज हो रहा था और उसी क्षण केस की दिशा बदल रही थी। सोनम ने आगे कहा, शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मैं अशफाक से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी राजा से करा दी और मैंने फैसला किया कि या तो मैं मरूंगी या फिर वो मरेगा। इंस्पेक्टर कविता ने पूछा, तो तुमने अशफाक को बुलाया? सोनम ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा, मैंने कहा था कि राजा को किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां कोई ना हो, जहां कोई हमें देख ना पाए। सोनम के इस कबूलनामे ने पूरे केस को सीधा बना दिया। शिलोंग पुलिस को तुरंत सूचना भेजी गई, जहां स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर दोबारा फॉरेंसिक जांच शुरू की। खाई के पास से एक खाली विस्की की बोतल, 2 डिस्पोजेबल ग्लास और एक काले रंग की जैकेट मिली, जिस पर खून के निशान थे। डीएनए टेस्ट के लिए उसे भेजा गया और रिपोर्ट ने पुष्टि की, जैकेट पर राजा का खून था। अशफाक से जब पूछताछ हुई तो उसने विस्तार से हत्या की योजना बताई। सोनम ने कहा कि उसे राजा के साथ ट्रिप पर जाना होगा, वरना शक हो जाएगा। मैंने पहले से विसाडोंग वाटरफॉल का लोकेशन देखा था, वहां कोई नहीं आता। हम 22 की दोपहर वहां पहुंचे। मैंने राजा को बोतल से सिर पर मारा, 2 बार मारा, फिर वो गिर पड़ा और फिर उसे खींचकर नीचे फेंक दिया। यह बयान लिखित में दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 302, 201, 1,00,000 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया। 7 जून की शाम को जैसे ही सोनम की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में फैली, पूरे देश में हलचल मच गई। न्यूज चैनलों पर लगातार लाइव ब्रेकिंग चल रही थी। कातिल बहू गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या और राजा की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हर 5 सेकंड में बदल रही थीं। इंदौर में राजा के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग नारे लगा रहे थे, सोनम को फांसी दो, कातिल को बाहर मत आने दो। राजा की मां उमा अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उन्हें नींद की गोलियों के सहारे सुलाया जा रहा था और उनका छोटा बेटा वीरेंद्र लगातार पुलिस के पीछे पड़ा था। उसे फांसी दो, मेरे भाई की जिंदगी का सौदा नहीं चलेगा। 8 जून को सोनम को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ थी, मीडिया का जमावड़ा और पुलिस का सुरक्षा घेरा तगड़ा था। जब सोनम को पुलिस वैन से उतारा गया तो कुछ लोगों ने उस पर चप्पलें और पत्थर फेंकने की कोशिश की। अदालत में पुलिस ने रिमांड की मांग की,
और कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अशफाक को भी शिलोंग कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर लाया जा रहा था। उसी दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोनम अपनी एक पुरानी दोस्त से वीडियो कॉल पर कह रही थी, तू देखना, मैं राजा से छुटकारा पा लूंगी, फिर हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। इस वीडियो ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सन्स ऑफ राजा नाम से एक मुहिम शुरू हो गई जिसमें लोग भावनात्मक पोस्ट लिखने लगे। अगर कोई लड़की शादी से खुश नहीं है तो तलाक ले सकती है, लेकिन हत्या नहीं कर सकती। 8 जून की रात को पुलिस ने सोनम से फिर से पूछताछ की। इस बार सवाल सीधा था, क्या तुमने राजा को खुद मारा? और उसका जवाब था, नहीं, मैंने सिर्फ प्लान किया, मारा अशफाक ने, पुलिस ने कहा। लेकिन हत्या की साजिश भी हत्या है। सोनम चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। 9 जून की सुबह सोनम के वकील ने पुलिस को एक अर्जी दी। मेरी क्लाइंट मानसिक रूप से प्रताड़ित थी, उसे राजा की तरफ से शारीरिक और मानसिक शोषण झेलना पड़ा, लेकिन पुलिस ने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया, न एफआईआर, न मेडिकल रिपोर्ट, न काउंसलिंग का कोई कागज। पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी में थी। 100 पेज की पहली रिपोर्ट तैयार की जा रही थी जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोकेशन ट्रैकिंग, चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, अशफाक का बयान और सोनम का कबूलनामा, सब कुछ शामिल था। 9 जून की रात को शिलोंग से फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। खून से सनी जैकेट, विस्की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट्स और पास की मिट्टी में एक टूटी हुई चेन का हिस्सा मिला जो राजा की कलाई में बंधी रहती थी। यह सब अब कानूनी सबूत बन चुका था। 10 जून की सुबह तक पूरा केस जैसे स्पष्ट हो गया था। सोनम और अशफाक की गिरफ्तारी, हत्या की योजना, घटनास्थल की पुष्टि, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जनता का आक्रोश, ये सब अब एक मुकम्मल कहानी बन चुकी थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अदालत में यह तय होना बाकी था कि इस अपराध की सजा क्या होगी, उम्र कैद या फांसी। राजा अब नहीं था, लेकिन उसके नाम पर एक जंग चल पड़ी थी, न्याय की जंग। 10 जून सोशल मीडिया पर गुस्सा, पीड़ा और न्याय की मांग का तूफान आ चुका था। हर पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स थे। हर इंसान के दिल में एक ही सवाल था, क्या एक पत्नी को यह हक है कि वो अपने पति को मार डाले, वो भी इसलिए क्योंकि उसे प्यार किसी और से था? किसी ने लिखा, जिसने अपने पति के साथ प्यार का नाटक किया, उसकी थाली में खाना खाया, उसके घर में महीनों रही और फिर उसी की जान ले ली, उस औरत को तो फांसी होनी चाहिए। एक और कमेंट था,